Welcome back to my channel, Special Education Notes. Okay, so today's topic is sensory processing disorder. फंक्शंस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर क्या क्या रीजंस या क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर के। फर्स्ट इज अटेंशन सीकिंग। बच्चा अटेंशन चाहता है, फिर चाहे वो टीचर का हो या पेरेंट का हो या किसी फ्रेंड का हो, बच्चा चाहता है कि मेरी तरफ देखें। सेकेंड इज सेंसरी, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। थर्ड इज स्किल डेफिसिट, बच्चे को पता ही नहीं है वो एक्टिविटी करनी कैसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेसिंग ट्रैक है जिसमें बच्चे को भागना है, तो बच्चा पूरे ग्राउंड में इधर उधर भाग रहा है, हमें ये प्रॉब्लम बिहेवियर लगेगा, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है कि उसे स्पेसिफिकली इसी ट्रैक के बीच में, व्हाइट लाइंस के बीच में भागना है, बच्चे को आता ही नहीं है, तो दैट इज स्किल डेफिसिट। फोर्थ इज टेंजिबल फैक्टर, बच्चे को कुछ चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को पता है मेरे रोने और चिल्लाने के बाद मुझे फोन मिल जाता है, सो दैट इज प्रॉब्लम बिहेवियर बिकॉज ऑफ टेंजिबल फैक्टर। और फिफ्थ वन इज एस्केप, बच्चा उस एक्टिविटी को करना ही नहीं चाहता, सो उस एक्टिविटी से बचने के लिए वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है या यहाँ वहां भाग रहा है। So these are 5 functions of problem behavior. Coming back to our topic, function of problem behavior because of sensory issues. When we talk about senses, we commonly name 5 senses, which are sight, smell, hearing, taste and touch. But इसके अलावा हमारी दो और senses होती है, which is sixth and seventh sense, proprioception and vestibular sense. प्रोप्रियोसेप्शन कंट्रोल आर बॉडी अवेयरनेस, कि हम चलते चलते किसी से टकरा नहीं रहे हैं। अगर हम चेयर पे बैठ रहे हैं तो हम वी आर एबल टू प्रॉपरली प्लेस आवर बॉडी ऑन दैट चेयर, इधर उधर नहीं गिरते हैं। एंड देन सेकेंड सेंस, वेस्टिबुलर सेंस, विच इज प्रेजेंट इन आवर ईयर। कोक्लिया के बिल्कुल साइड में हमारी वेस्टिबुलर सेंस होती है, विच कंट्रोल आवर बॉडी बैलेंस एंड ओरिएंटेशन, कि हम सही से चल पा रहे, चलते चलते गिर नहीं जाते, सो दैट इज बैलेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ आवर बॉडी। This is sensory processing diagram, also known as sensory integration, कि कैसे हम अपनी सेंसेस से इनपुट लेते हैं, देन वी प्रोसेस इट, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, एंड देन वी प्रेजेंट करेक्ट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट सेंसरी इनपुट। अब ये जो रिस्पॉन्स होता है, दिस कैन बी मोटर रिस्पॉन्स ऑल्सो एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, मोटर रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल है, जैसे इफ वी टच अ हॉट पैन और हॉट आयरन टच कर ले तो वी क्विकली रिमूव आवर हैंड, हटा लेते एकदम से हाथ, दैट इज मोटर रिस्पॉन्स। अगर कोई तेज लाइट हमारी आंखों पर आए तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, दैट इज मोटर रिस्पॉन्स। यही अगर हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और कोई हॉरर सीन आ जाए तो हम डर जाते हैं, दैट इज बिहेवियर रिस्पॉन्स। और कई बार बच्चे और बड़े भी ओवरवेलमिंग सिचुएशन में दे स्टार्ट क्राइंग, रोने लग जाते हैं, दैट इज वन फॉर्म ऑफ बिहेवियर रिस्पॉन्स। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर हमारे किन किन बच्चों में देखी जा सकती है। सो चिल्ड्रन विद ADHD, चिल्ड्रन विद ODD, specific learning disabilities, and it is most commonly found in children with ESD, autism spectrum disorder. बट ये ज़रूरी नहीं है कि सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर इन सब बच्चों में हो ही हो। एज वी ऑलरेडी नो, each individual or each child is different, so it depends on the characteristics of the disability or the disorder. Now comes the definition of sensory processing disorder, or SPD, short form of sensory processing disorder. Children with SPD have difficulty processing information from the senses. Sensory information includes things you can see, hear, smell, taste or touch, or balance and coordination. SPD can affect all of your senses or just one. तो it depends कि सारी सेंसेस को इफेक्ट किया है या सिर्फ एक ही सेंस को इफेक्ट किया है। एंड रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली टू दैट इंफॉर्मेशन, तो जब हमारे ब्रेन करेक्टली उस सेंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उस सेंसरी इनपुट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो हम करेक्टली रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन और इंफॉर्मेशन। वन थिंग टू नोट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, that a child's learning and behavior problems may be the result of a neurological disorder. It's a neurological disorder that the child cannot control. For example, अगर हमने बच्चे को एक रूम में एक टास्क दी, एक्टिविटी टेबल टॉप एक्टिविटी दी है, दैट यू हैव टू फिनिश दिस टास्क इन दिस गिवन टाइम, चाहे वो कॉपिंग की एक्टिविटी हो। वहीं पर एक विंडो है जिससे लाइट आ रही है, अब बच्चे को यहाँ पे लाइट सेंस से प्रॉब्लम है, लाइट सेंसरी इनपुट से प्रॉब्लम है, तो जो बच्चा है
he or she will not be able to focus on that activity, क्योंकि उसे वो सेंसरी इनपुट परेशान कर रहा है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उसे, और ना ही वो उसे इग्नोर कर सकता है, बिकॉज वो चाइल्ड के कंट्रोल में है ही नहीं। अगर हम होते उस सिचुएशन में तो हम इग्नोर कर सकते थे, हम अपना एक्टिविटी फिनिश करेंगे या वो जो भी टास्क है वो फिनिश करेंगे, लेकिन बच्चा यहाँ पे वो सेंसरी इनपुट प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और उसका वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की 3 कैटेगरीज होती है। वन इज सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, वन इज सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर, and the third one is sensory based motor disorder. So we are going to focus on the first one, sensory modulation disorder, जहाँ पर हम senses को modulate नहीं कर पाते. In this we have 3 subcategory: sensory over responding, sensory under responding and sensory craving. तो हम इस पे फोकस करेंगे. These are the signs and symptoms of sensory processing disorder. सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर के क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर के क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, एंड देन दीज टू आर सब कैटेगरीज ऑफ सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर, पोस्चरल ओक्यूलर डिसऑर्डर एंड डिस्प्रैक्सिया. तो इनके क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इन डिटेल, सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर. When we are dealing with children with ASD, autism spectrum disorder, ये दो टर्म बहुत commonly use होती है. One is hypersensitive and the other one is hyposensitive. Children who are hypersensitive are overly sensitive to the particular or specific stimuli. जो भी senses उन्हें पसंद नहीं है. For example, अगर बच्चे को light से problem है, so they may tend to cover their eyes. वो आँख बंद करके बैठे रहते हैं. और covering their ears to avoid loud or unpredictable sound. Sound वाली stimuli से problem है, so अपने कान बंद करके बैठे रहेंगे. So this can result in sensory avoidance. Hypersensitive जो बच्चे होते हैं वो जो है sensory को avoid करते हैं, उस sensory input को avoid करने का कोशिश करते हैं. Then second is hyposensitive. यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को कितना भी दे आर अंडर रिस्पॉन्सिव टू द स्टिमुलाई, कितना भी सेंसरी इनपुट दे दो वो रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं. सो यहाँ पर पीपल हु आर हाइपोसेंसिटिव मे एंगेज इन सेंसरी सीकिंग बिहेवियर. उन्हें और सेंसरी इनपुट चाहिए टू स्टिमुलेट देमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल टचिंग पीपल और ऑब्जेक्ट, उन्हें टच वाला सेंस बहुत पसंद है, तो दे कीप ऑन टचिंग अदर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और टीचर. और किसी को प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर सेंस पसंद है, तो आप देख सकते हो कई बच्चे अपनी जगह पर बैठे बैठे हिलते रहते हैं, या उन्हें स्विंग्स बहुत पसंद है, या जंप करते रहेंगे. सो दे आर हाइपोसेंसिटिव, उन्हें और सेंसरी इनपुट चाहिए. जो हाइपोसेंसिटिव बच्चे होते हैं और जो सेंसरी क्रेविंग बच्चे होते हैं, सेंसरी सीकिंग, दे एंगेज इन सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, which is also known as stimming. Stimming is the short form of self-stimulatory behavior. तो उन्हें वही इनपुट और वही सेंसरी इनपुट चाहिए और लगातार चाहिए to stimulate themselves. So this is called stimming. It is a self-created sensory reward loop. You use an ordinary movement, put it on repeat and basically groove on it. मतलब एक सेंसरी इनपुट लगातार उन्हें चाहिए होता है बार बार. A person with ASD can stim on almost anything. Autism spectrum, but it depends on कि बच्चा hypersensitive है या hyposensitive है. उस according हम बच्चे का stimming object या toy या activity fix कर सकते हैं. So here are the signs and symptoms whether the child is hypersensitive or hyposensitive, and third category is sensory seeking. तो जो hyposensitive बच्चे होते हैं और sensory seeking ये कहीं ना कहीं overlap करते हैं. So over responsive में they hates getting dirty. गंदे हो जाए तो ये चीज़ उन्हें बहुत परेशान करती है, कहीं भी मिट्टी लग जाए तो बहुत परेशान हो जाते हैं. कई बार हमने देखा है कि बच्चे they are not able to walk barefoot on the grass, नहीं चलना चाहते barefoot grass पे. Then they get easily overstimulated and cover their eyes or ears. अगर कहीं पे भी ब्राइट लाइट हो तो they tend to cover their eyes. कहीं पे लाउड साउंड आ रही हो तो
अपने कान बंद करके बैठे रहते हैं. सो दीज आर हाइपर सेंसिटिव बच्चे. सो दे यूज कामिंग स्ट्रैटेजी. जहाँ पर बहुत सारी सेंसरी इनपुट उन्हें मिल रहे होते हैं, वहाँ पर दे नीड कामिंग स्ट्रैटेजीज टू काम देमसेल्फ डाउन. वहीं ऑन द अदर हैंड वी हैव hypersensitive बच्चे. दे doesn't notice if they sat on something wet. किसी गंदे पे बैठ जाए या किसी गीले पे बैठ जाए तो उन्हें पता नहीं चलता है. Only respond to active play. If it involves pulling, lifting, pushing, जितने भी active play होते हैं उसमें they loves to participate. जहाँ पर उन्हें टाइट हग मिले या खींचना पड़े, फोर्स लगे. They often eat very spicy and hot food and without noticing any difference. Difference नहीं पता चलता है कि गरम खा लिया या ठंडा खा लिया, बहुत स्पाइसी खा रहे हैं. वहीं ओवर रिस्पॉन्सिव जो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर टेस्ट एंड टाइप ऑफ फूड. कि लिक्विड वाली या ग्रेवी चीज़ें कई बार उन्हें पसंद नहीं आती हैं, कई बार सिर्फ क्रंची वाली चीज़ें वो खाते हैं. देन सेंसरी सीकिंग, एक हमारा मिक्सचर भी होता है हाइपरसेंसिटिव का भी और हाइपर सेंसिटिव का भी. कि कुछ सेंसेस को लेके बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, वो सेंसेस उसे नहीं पसंद, और वहीं वो किसी टेस्ट और स्मेल को लेकर हाइपर सेंसिटिव है, एक पर्टिकुलर स्मेल जो है वो उसे बहुत पसंद है. तो एक मिक्स टाइप ग्रुप पे होता है विच इज मिक्सचर ऑफ हाइपर सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव. सेंसरी सीकिंग में जो होते हैं बच्चे को और सेंस चाहिए, सेंसरी सीकिंग एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं. लाइक स्विंगिंग, स्विंग्स बहुत पसंद है. जंपिंग, दे कीप्स ऑन जंपिंग, तो उनके लिए हम ट्रैम्पोलिन. जितनी भी अराउजल वाली एक्टिविटी होती है जिसमें उनके सेंसरी स्टिमुलाई या सेंसरी सेंसेस को हम अराउज कर पाए. तो हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ हम कामिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. हाइपर एक्टिविटी और सेंसरी सीकिंग के साथ हम अराउजल एक्टिविटी या अराउजल स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं. स्टिमिंग माइट इंक्लूड, हमने जैसे पढ़ा था सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होते हैं. जो बच्चे सेंसरी सीकिंग बच्चे होते हैं उन्हें स्टिमिंग की जरूरत पड़ती है. जैसे विजुअल में क्या है, स्टेयरिंग एट लाइट्स, लाइट्स की तरफ देखते ही रहते हैं. सीलिंग फैन, फैंस अगर मूव करते हैं तो उन्हें वो मूवमेंट देखना बहुत पसंद है, तो वो फैन को देखते रहते हैं. रिपीटेटिव ब्लिंकिंग, बार बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, तो वो जो विजुअल उनके आगे क्रिएट होता है वो उन्हें पसंद है. सो उसके लिए वो बार बार ब्लिंक करते हैं. देन मूविंग फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द आईज, कई बार देखा होगा आपने चिल्ड्रन विद एएसडी में अपनी आईज के आगे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, हाथ को बार बार हिलाते रहते हैं, क्योंकि वो उन्हें विजुअल इनपुट बहुत अच्छा लग रहा है. देन गेजिंग एट नथिंग इन पर्टिकुलर, बस एक ब्लैंक गेज है, वॉल की तरफ देखते जा रहे हैं. तो ट्रैकिंग आईज. देन लाइनिंग अप ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में रखते हैं कि उन्हें उसी सीक्वेंस में उन्हें देखना पसंद है, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखना पसंद है. तो ये सारे विजुअल स्टिमिंग एक्टिविटीज हो गई है. ऑडिटरी, सुनने के लिए. वोकलाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ हमिंग, अपने आप में कुछ कुछ गुनगुना रहे हैं, अपने आप में बातें कर रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज भी करते हैं ताकि उन्हें वो ऑडिटरी इनपुट मिलता रहे. टैपिंग एयर्स और ऑब्जेक्ट्स, कानों के पास एक ऑब्जेक्ट को टैप करते रहेंगे या एक पर्टिकुलर साउंड उन्हें अच्छा लगता है. जैसे एक बच्चा चिल्ड्रन विद एएसडी था जिससे मैंने देखा था कि उसे बॉटल और जो फ्लोर का टैप की साउंड होती है वो बहुत पसंद है, तो वो बार बार अपनी वाटर बॉटल लेकर फ्लोर पे टैप करता है, वही साउंड उसे चाहिए और कोई नहीं. वाटर बॉटल और फ्लोर की टैपिंग में जो आवाज आती है, दैट इज वन फॉर्म ऑफ ऑडिटरी स्टिमिंग. कवरिंग एंड अनकवरिंग एयर्स, बार बार कान पे हाथ लगाना हटाना. देन टैक्टाइल में, टच में बच्चों को क्या स्टिमिंग एक्टिविटीज होती है, स्क्रैचिंग और रबिंग द स्किन. कई बार हमने देखा है कि बच्चे अपनी ही स्किन को स्क्रैच करते हैं क्योंकि उन्हें वो जो सेंसरी इनपुट है वो बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रैचिंग का. वो पेन नहीं समझ पा रहे बट उन्हें वो इनपुट बहुत अच्छा लग रहा है, तो दे कीप ऑन स्क्रैचिंग देमसेल्व्स. एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिस्ट, बार बार अपना फिस्ट हाथ खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं. सो ये चीजें वो करते हैं टू गेन टेक्टाइल सेंसरी इनपुट. टेस्ट के लिए प्लेसिंग बॉडी पार्ट्स और ऑब्जेक्ट इन वंस माउथ, कुछ भी खाने की चीज हो चाहे ना हो सब खाना है, सब टेस्ट करना है, क्योंकि इन्हें वो फ्रीक्वेंट टेस्ट की सेंसेस जाती रहनी चाहिए. देन लिकिंग ऑब्जेक्ट्स, स्मेल का स्निफिंग और समथिंग, स्मेलिंग पीपल और ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी स्निफिंग. कई बार ये परफ्यूम होता है एक स्पेसिफिक, नोटबुक की जो स्मेल होती है वो हो गई. कई बार बच्चों को अपनी सॉक्स की स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये स्मेल की स्टीमी एक्टिविटीज हो गई.
एंड काइनेस्थेटिक जो हमारी मूवमेंट होती है, काइनेस्थेटिक मीन्स मूवमेंट। वेस्टिबुलर, इसमें हमारी दोनों सेंस इंक्लूड होती है, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्शन। इसमें बच्चे को रॉकिंग पसंद है, आगे पीछे मूव करते रहना, फ्रंट एंड बैक, रॉकिंग साइड टू साइड, जंपिंग, स्पिनिंग, घूमना भी, कई बार बच्चे घूमते हैं, बहुत स्पिन करते हैं, तो ये सारी उन्हें काइनेस्थेटिक स्टिमिंग प्रोवाइड करता है, सारी स्टिमुलाइज प्रोवाइड करता है, तो इन्हें वो अच्छा लगता है। डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये दोनों डिसऑर्डर अलग अलग है। In ASD, there are three main symptoms. One is impaired communication skill, second is impaired social interaction, and third is repetitive behavioral patterns. Sensory processing disorder में there is inability of multisensory integration to respond to stimuli. ASD में जो है हमारे साइंस एंड सिम्टम्स, बहुत सारे सेंसरी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, एंड SPD में इट मेनली डील्स विद सेंसरी इश्यूज। इसका मतलब है ASD में जो है वी हैव फाउंड दैट कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है बच्चों में मोस्ट कॉमनली, इन सम केसेस नहीं भी होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो वो बच्चे स्पेक्ट्रम में आते हों। इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड, ठीक है, दोनों डिसऑर्डर्स अलग अलग है। दिस इज द पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन विदाउट SPD। सारे सेंसरी इनपुट, सारे नॉइज है, लाइट है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है, प्रोप्रियोसेप्शन है, वेस्टिबुलर है, and our brain is able to differentiate or modulate these sensory inputs. On the other hand, children having SPD, उन्हें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सी सेंसरी इनपुट पे ध्यान देना है, कौन सी सेंसरी इनपुट पे रिस्पॉन्ड करना है। सो इनके लिए ये सारा पजल्ड है, जम्बल्ड अप है, so they are not able to understand their sensory input or not able to process their sensory inputs. This situation is called sensory overload, when your seven senses take in more information that your brain can process. तो ज़रूरत से ज़्यादा जब सेंसरी इनपुट आ जाते हैं, ब्रेन जो प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो इस सिचुएशन में सेंसरी ओवरलोड होता है। द टर्म इज सेंसरी ओवरलोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक बच्चा विद SPD एक रेस्टोरेंट में गया, वो बहुत ही क्राउडेड जगह में गया, किसी पार्टी में गया, वहाँ पे बहुत ही क्राउडेड है, बहुत सारे लोग हैं, एंड लोगों ने डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स लगाए हैं, देन वहाँ पे खाने की भी स्मेल आ रही है, तो स्मेल भी है, साउंड भी है, देन विजुअल में भी इतना सारा क्राउडेड प्लेस है, तो ये सारा जो है सेंसरी इनपुट उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द चाइल्ड इज सेंसरी ओवरलोडेड। और इसमें फिर रिजल्ट क्या हो सकता है, मेल्ट डाउन हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है बच्चे का, द चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग और थ्रोइंग टेंट्रम्स वहीं पर, तो या फिर पूरा शट डाउन हो जाता है, कंप्लीटली शट डाउन, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। Here comes the most important question. Can you cure sensory processing disorder? क्या हम ये क्योर कर सकते हैं, क्या हम ये सही कर सकते हैं? So the answer is no. We can only help the child to regulate or to modulate the sensory input, कि कैसे हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है जो क्योर हो जाएगी, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ कंडीशन। सो वी कैन ओनली ट्रेन द चाइल्ड, बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं कि अगर आपको ये सेंसरी नीड है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसके लिए पूछना है, कैसे ब्रेक टाइम के लिए पूछना है। So here are few strategies which can help the child to modulate their sensory input. यहाँ पे हमारी अराउजिंग स्ट्रैटेजीज हैं, कामिंग स्ट्रैटेजीज है। जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि जो हम कामिंग स्ट्रैटेजी है वो हम हाइपर सेंसिटिव बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो अराउजिंग एक्टिविटीज़ है वो हम हाइपर सेंसिटिव और सेंसरी सीकिंग बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें अराउजिंग और कामिंग स्ट्रैटेजीज है कंबाइंड फॉर्म में भी बच्चे पर अप्लाई करनी पड़ सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड और इंडिविजुअल कि उसकी सेंसरी नीड कैसे है। हाउ टू मैनेज अ चाइल्ड विद SPD, या फिर पहले तो हमें पहले पहचानना ही पड़ेगा कि बच्चे की सेंसरी नीड्स क्या क्या है। बच्चे हाइपर सेंसिटिव है, बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, कौन सी सेंस में बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, कौन सी सेंस में बच्चा हाइपर सेंसिटिव है। सो इन सब का आंसर जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास से हमें मिल सकता है। वी कैन ऑलवेज रेफर आवर चाइल्ड टू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। फिर वो रेकमेंड करते हैं आपको सेंसरी डाइट, कि बच्चे को क्या क्या सेंसरी डाइट या
सेंसरी स्टिमुलाई की ज़रूरत है और किस किस इंटरवल पे ज़रूरत है. देन वी कैन यूज सेंसरी टॉयज एज वेल. अराउजल के टॉयज होते हैं, कामिंग इफेक्ट के टॉयज होते हैं. सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ फ्यू सेंसरी टॉयज. जो हमारे स्क्वीजी बॉल्स होती है वो भी डिफरेंट टेक्सचर की बॉल होती है. जैसे यहाँ पर आपको शो हुआ है कि ये वाली बॉल का टेक्सचर डिफरेंट है, ये वाली स्क्वीजी बॉल का टेक्सचर डिफरेंट है. देन क्ले एक्टिविटी होती है, हमारी सैंड टब होता है जिसमें हमारा पूरा हमारे मॉन्टेसरी टॉयज होते हैं. तो डिफरेंट टॉयज होते हैं हमारे टू गिव कामिंग और अराउजिंग इफेक्ट. I hope you like this video and explanation of this topic. Please do like and comment down अगर आपको किसी भी specific problem behavior की strategies चाहिए. I will try to make a video on that. Thank you and have a nice day.